अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस तमाम क्रैश कोर्स को आप देख के आएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमारा सीरीज है ये ऑर्डर के बेसिस पर यानी ऑर्डर में करेक्ट सीक्वेंस पे चल रहा है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि शुरू करते भी हो वैसे टाइम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। इससे पहले के जितने भी क्रैश कोर्स थे ना उसमें हम लोगों ने यही सब टॉपिक डिस्कस किया था। तो अब जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स या अब अगर वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे, अब अगर टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करेंगे या अब कोई भी वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एडवांस लेवल पे होगा और इसमें कुछ न्यू टेक्निक्स होंगे। ठीक है, प्रीवियसली जो बेसिक्स था वो कवर हो चुका है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा और जहां रिपीट होगा मैं बता दूंगा। इंट्रोडक्शन टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन skills are vital in both professional and academic setting. They enable individual to convey idea clearly, engage audience and influence decision, whether delivering a business proposal, presenting research finding या फिर share insights at conferencing. The ability to communicate efficiently, effectively can significantly impact the success of the vendors. अगर आसान शब्दों में मैं बताऊं कि यहाँ पर मैंने क्या बताया, वो ये बताया कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यानी कम्युनिकेशन तो अलग चीज था ना, अब आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं किसी और के सामने, तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक सेटिंग में भी। एकेडमिक सेटिंग का मतलब क्या हुआ, स्टडी से रिलेटेड पीएचडी मास्टर्स थीसिस वगैरह, और प्रोफेशनल सेटिंग जॉब की जगह पर भी। इससे होता यह है कि एक इंडिविजुअल प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से, इंगेजिंग तरीके से अपना प्रेजेंटेशन को सामने में जो जज होगा, ऑडियंस होगा, पैनल होगा या जो भी सामने है उसको अच्छे से इन्फ्लुएंस और कन्विंस कर पाएगा, अपना प्रपोजल को प्रॉपर तरीके से समझा सकता है। अब इसमें प्रपोजल भी हो सकता है, सर्च फाइंडिंग हो सकता है। अगर आप पीएचडी थीसिस कर रहे हैं तो आप अपना जो प्रपोजल है वो आप देंगे कि इस पर्टिकुलर चीज में मुझे कंट्रीब्यूट करना है। इसी तरीके से कोई किस्म का इंसाइट्स अगर शेयर करना है, कॉन्फ्रेंसिंग है, कोई रिपोर्ट है, ये सब कुछ के लिए। तो ये सब कुछ अच्छे तरीके से आप कर सके अपना करियर को एडवांस करने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल सेटिंग हो या एकेडमिक सेटिंग हो, इसके लिए इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स लाजिम है, जरूरी है, इसेंशियल है। तो आज हम लोग पूरे के पूरे इस क्रैश कोर्स में यही समझेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स को इफेक्टिव कैसे बनाते हैं या इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे सीखते हैं। दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, द इंपॉर्टेंट ऑफ होनिंग दिस स्किल्स एंड ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस दे हैव ऑन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इस चीज को, इस स्किल्स को सीखने के बाद आप अपना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों करियर एडवांसमेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का कुछ की एलिमेंट्स है वो आपको समझना है। यानी ओवरऑल जब आप कोई भी किस्म का एकेडमिक हो या प्रोफेशनल हो प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें इन की एलिमेंट्स को आपको रखना ही रखना है, जिसके मदद से आप अचीव कर सकते हैं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन दे के आप हो सकता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हो, कन्विंस करवाना चाह रहे हो, इन्फ्लुएंस करवाना चाह रहे हो या कुछ भी। एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज मोर देन just a collection of a slides or spoken word. It's a strategy communication process that involves several critical elements. Presentation का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि collection of slides आपने दे दिया या फिर collection of words आपने बोल दिया या फिर collection of paragraph और phrase या images आपने लगा दिया। Effective presentation इससे बढ़ के है, उसमें एक strategic ways में, एक structure way में एक process होता है communication का, जिसमें बहुत सा several element involve होते हैं और वो सब element इस्तेमाल होना जरूरी है आपके presentation में उसको effective बनाने के लिए। ये कुछ major key elements है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लैरिटी और पर्पस होना चाहिए। अब क्लैरिटी और पर्पस का मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, जिससे एक बार में ही बंदा को जब बताया जाए तो वो उसका पूरा क्लैरिटी हो जाए, उसको पर्पस भी समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि उसको ये नहीं समझना है कि भाई ये बताना क्या चाह रहे हो, प्रेजेंटेशन में आपका मकसद क्या है। तो पर्पस पूरा होना चाहिए विच इज मकसद, और क्लैरिटी का मतलब भाई उस मकसद के साथ आप अचीव क्या करना चाहते हैं या कैसे उस मकसद को अचीव करेंगे। ऑडियंस अवेयरनेस। ऑडियंस अवेयरनेस भी हमने ऑलरेडी इससे पहले पढ़ा हुआ है कि आपके सामने जो है, जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हो सकता है कि वो ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि वो पैनल हो जहां पर आप पीएचडी का थीसिस दे रहे हो सकता है आप उसको डिफेंड कर रहे हो, तो आपको हमेशा प्रेजेंटेशन उस ऑडियंस के बेसिस पे जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस बेसिस पे ही आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। उस बेसिस पे कभी प्रेजेंटेशन बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, कभी उसमें एकेडमिक वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, टर्म्स इस्तेमाल होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी उसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा जाएगा, कभी उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रखा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्यों वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल जब आप पीएचडी थीसिस देते हैं या मास्टर थीसिस देते हैं, तो वहां पर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड बोलेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से मुराद ये है कि आप जब कोई भी चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज तो हो ही नहीं सकता ना, यानी आप एक पर्टिकुलर डोमेन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थीसिस लिखते वक्त, ठीक है, तो वो थीसिस में बहुत से टेक्निकल टर्म्स होंगे जो सामने में जो पैनल बैठा होता है उनको पता होता है ऑलरेडी, तो वहां पर आपको हर चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर जब आप मीटिंग कॉन्फ्रेंस में किसी को एक नया आइडिया प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोजल है आपका यानी कंपनी के हिसाब से, उस वक्त आप की टर्म्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर बहुत से लोग टेक्निकल भी है, बहुत से नॉन टेक्निकल भी है, और ये जो पर्पस और जो मकसद है बिजनेस का, ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो दो सिनेरियोज मैंने बता दिया। इसके बाद एक होता है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी
बेसिकली एक स्ट्रक्चर वे में आप पे इन्फॉर्मेशन हो, यानी आप जो इन्फॉर्मेशन बताएंगे ना वो एक स्ट्रक्चर वे में हो, बंदा को समझ में आए कि अच्छा ये एक स्टेप था, ये एक स्टेप था, ऐसे करके होगा, ये इतना सा पार्ट का ये मतलब है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा होता है इंगेजिंग कंटेंट हो, कंटेंट इंगेजिंग हो। अब इंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए आप क्या करते हैं ना, उसके लिए आप यूटिलाइज करते हैं अलग अलग, यानी वो जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्टोरीज की तरह बताते हैं, या फिर उसमें स्टैटिस्टिक ऐड करते हैं, डेटा ऐड करते हैं, विजुअलाइजेशन ऐड करते हैं, कुछ इमेजेस, कुछ ग्राफ्स, ये सब ऐड करते हैं जो प्रीवियस वीडियोस हमने देखा हुआ ऑलरेडी। मल्टीमीडिया ऐड करते हैं उसमें, ठीक है, जिससे ऑडियंस को आप अटैच कर सके, कनेक्ट कर सके, यानी हर पार्ट के बाद आप कुछ विजुअल डालेंगे जो विजुअल उस पार्ट को मजीद एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से डिलीवरी टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अब आपका प्रेजेंटेशन यहाँ तक ये 4 पार्ट्स में क्लैरिटी, ऑडियंस अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर और एंगेजिंग कंटेंट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन और इसके साथ आप ये भी ले लें कि विजुअल एड्स, यानी विजुअल एड्स भी इसी में आ गया कि कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स फ्रेज है, आप उसके लिए कोई स्लाइड्स, कोई चार्ट्स कुछ इस्तेमाल कर ले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिखाने के लिए। और लास्ट में आता है डिलीवरी एंड टेक्निक, ठीक है। तो डिलीवरी और टेक्निक सबसे लास्ट में होता है, पहले तो आप अपना पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं ना, लास्ट में आप उसको डिलीवर करते हैं। जब आप डिलीवर करते हैं ना तो डिलीवरी टेक्निक में बहुत सारा चीज मैटर करता है। टोन ऑफ वॉइस, आप जिस तरीके से, यानी जब आप पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें हर एक फेज में आपका टोन उस फेज के बेसिस पे होना चाहिए, यानी उस वर्ड के, उस मैसेज के, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होना चाहिए। कहीं पर अगर हाई इंपैक्ट इंफॉर्मेशन है जो कि क्रिटिकल है, जिसमें आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये बहुत सीवियर है, तो वहां पर अपना वॉइस को आप थोड़ा सा पिच को हाई करते हैं। हाई का मतलब चिल्लाना नहीं होता, हाई का मतलब है कि बोलते वक्त कुछ पर्टिकुलर वर्ड में एम्फसाइज करने के लिए उसको हल्का सा लाउड करना। बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है कि जब आप वो पर्टिकुलर फ्रेज अदा करें, जबान से बोले, आपका बॉडी लैंग्वेज भी उस चीज को एम्फसाइज करना चाहिए कि ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट होना चाहिए ओवरऑल पूरा थ्रू प्रेजेंटेशन में हर बंदे से, ताकि हर बंदे को ये फील हो कि आप सबसे कनेक्ट है, सबको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ना कि किसी एक बंदे की तरफ देख के बोले। एंड पीसिंग कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल इफेक्टिवनेस, और ओवरऑल जो वो माहौल है उसको एक वार्म रखना। वार्म का मतलब ये नहीं गर्मा गर्मी, वार्म का मतलब है उसको एक एकेडमिक लेवल पे प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए, लोगों को एंगेज करते हुए रखना। इसके बाद क्या है, प्रैक्टिस एंड फीडबैक। जाहिर सी बात है ये जब आपने दे दिया उसके बाद आपको इसी चीज को प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है, फीडबैक देखना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप बात करते करते वक्त का आपको अंदाजा ही नहीं रहा, अगली बार आप उसको फिक्स करेंगे कि नहीं हमारे पास टाइम है। अगली बार जब आप स्लाइड्स बनाएंगे तो आप उसमें टाइमिंग भी लिख देंगे साथ साथ, यानी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये रीड करने में 2 मिनट लगेगा, ये एक्सप्लेन करने में 3 मिनट लगेगा। इससे क्या होगा, आप विद इन अ टाइम पूरा प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड अ ब्लेंड ऑफ कंटेंट मास्टरी, ऑडियंस अवेयरनेस एंड स्किल डिलीवरी। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ब्लेंड होता है, यानी मिक्स होता है कंटेंट मास्टरी का, यानी ये जितना भी यहाँ पर हमने पार्ट बताया ना, क्लियर पर्पस, ऑडियंस अवेयरनेस, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंगेजिंग कंटेंट, विजुअल एड्स, ये सब तो कंटेंट मास्टरी हो गया ना, यानी आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आप मास्टर बनेगी कैसे करके अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है। ऑडियंस अवेयरनेस हमने यहाँ पर भी देखा कि वो जो कंटेंट प्रिपेयर होगा वो ऑडियंस के हिसाब से होगा, क्योंकि समझाना उन्हीं को है। और स्किल्ड डिलीवरी, और किस तरीके से आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, ये 3 चीजों का ब्लेंड है, ये 3 चीजों का मिक्सचर होता है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। मास्टरिंग दिस एलिमेंट नॉट ओनली इनहेंस कम्युनिकेशन बट ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस। और सिर्फ आप अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है। तो अब इन चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। इंपॉर्टेंस क्या है प्रेजेंटेशन स्किल्स का, पहले हम लोग ये समझेंगे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम लोग समझेंगे पर्पस और फिर टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड देन हम लोग आगे गो ऑन चलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है प्रेजेंटेशन स्किल्स का, प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर ही क्यों करता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आर सिग्निफिकेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन अ वेरियस फील्ड। हियर आर सेवरल रीजन हाईलाइट इन देयर इंपॉर्टेंस। अब कुछ ऐसे डोमेन है जहां पर प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके करियर सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, प्रोफेशनल एडवांसमेंट। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन skills can set individual apart in today's competitive job market, leading to a new opportunity and a career growth। यानी बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों सीखे हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल्स को, क्या होगा सीख के। तो पहला तो ये होगा प्रोफेशनल एडवांसमेंट होगा। आज के स्पीड करियर ग्रोथ में, यानी फास्टेस्ट करियर ग्रोथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल के आएगा। अब आप बोलेंगे यार प्रेजेंटेशन सेट करने से अपॉर्चुनिटी क्यों खुल के आएगा, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप एक प्रेजेंटेशन सेट कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि जब ये सब स्किल्स आप अप्लाई कर रहे हैं ना, आप सीख भी रहे ये सब चीज, और ये सब चीज आप सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने में थोड़े अप्लाई करेंगे, अपने पूरे जिंदगी में अप्लाई करेंगे, तो ये आपको एक अलग इंसान बनाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना कुछ टेक्निकलिटी डालना, आपको उसके लिए बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ता है एक चीज को। प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन इनहेंस एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रमोट द स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप किस तरीके से ऑडियंस को समझेंगे, कौन सा टोन इस्तेमाल करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर करेंगे कि बंदा समझ जाए, सामने वाला समझ जाए, क्या एड्स इस्तेमाल करेंगे, क्या चार्ट इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आपको काफी सोचना पड़ता है। तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ये बहुत लेवल तक बढ़ाता है। इसके बाद क्या है, इनहेंस कम्युनिकेशन। अ गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रांसलेट टू इंप्रूव
improve overall communication, fostering better collaboration in team. Of course, enhanced communication, आपका communication बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि जब आप बात करते हैं ना उसका एक तुक बनता है, बंदे को समझ में आता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बात है, ऐसा नहीं है कि बस शुरू हुआ और खत्म हो गया, बीच का कुछ समझ ही नहीं आया। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी यानी प्रेजेंटेशन ऑफ्टन ओपन्स अ डोर टू मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल कनेक्शंस। अब देखिए ये बात तो सबको पता होगा ना कि बात सबको करना आता है लेकिन प्रेजेंटेशन देना सबको नहीं आता। तो अगर कोई अच्छा प्रेजेंटेशन देता है ना, लोगों में उसका डिमांड बढ़ जाता है कि यार ये बात को समझा सकता है। ठीक है, ये क्वालिटी हर इंसान के अंदर नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान बात समझ नहीं पाता या समझा नहीं पाता, नहीं, बात समझ भी सकता है, वो समझा भी पाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक वो इस तरीके से समझाए सामने वालों को कि वो उससे कन्विंस्ड हो जाए, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, ये कैपेबिलिटी सबके अंदर नहीं होता। तो हम लोग यही कैपेबिलिटी तो सीख रहे हैं ना कि यही सब रूल्स अगर आप अप्लाई करेंगे जो इस क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी थियरी, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी थीसिस को जब एक्सप्लेन करेंगे तो सामने वाले में लगे, सामने वाले को ये फील होगा कि बंदे में तो दम है। इन्फ्लुएंसिंग एंड persuading इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स empowers individual to craft compelling argument and drive action। जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज में इतना मेहनत करते हैं, प्रेजेंटेशन को बनाने में इतना मेहनत करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग किस्म का होता है और इस फील्ड में आपका नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी आप एक तरफ से दूसरे को भी एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फीडबैक अलाउइंग प्रेजेंटेशन लर्न टू ग्रो कंटिन्यूअसली। यानी जब आप फीडबैक और इंप्रूवमेंट आता है ना, यानी आपने जब प्रेजेंटेशन दिया उस पर फीडबैक आएगा, आप उसको अप्लाई करेंगे और इंप्रूव करेंगे। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस मास्टरिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ। यानी ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी बहुत काम में आता है। एबिलिटी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन लर्न टू अडॉप्ट टू डिफरेंट ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर्मेट एनहांसिंग ओवरऑल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। यानी आपके अंदर अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, आपका थिंकिंग यहाँ पर भी जाएगा कि थीसिस के लिए जब प्रेजेंटेशन बनाता हूँ मैं तो वो अलग होता है, डिफेंड करने के लिए अलग होता है, कॉन्फ्रेंस के लिए अलग होता है, पब्लिक के लिए अलग होता है, कुछ सिखाने कुछ पढ़ाने के लिए अलग होता है, एटिकेट्स के लिए कुछ अलग होता है। तो हर एक सिनेरियो को आप अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी में आ जाता है, आप ये बोल सकते हैं। इसके बाद पर्पस। अब इसका पर्पस क्या होता है? डिफाइन पर्पस द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन सर्व्स एज अ फाउंडेशन अपॉन विच ऑल अदर एलिमेंट आर बिल्ड। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन पर्पस इज नॉट गाइड द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर बट ऑल्सो हेल्प्स यू एंगेजिंग योर ऑडियंस इफेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर हमने जो बात किया ना, यहाँ की जितना भी की पॉइंट है प्रेजेंटेशन में, यहाँ हमने ये बात किया मोस्टली कि प्रेजेंटेशन को रेडी कैसे करना है, तैयार कैसे करना है, इस पे हम लोग डिस्कस किया, और प्रेजेंटेशन को डिलीवर कैसे करना है। यहाँ पर हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं ना कि प्रेजेंटेशन आपने बना तो अच्छा लिया, बहुत प्रोफेशनल बनाया, डिलीवर भी बहुत अच्छे से किया, लेकिन जो मकसद, जिस मकसद से आपने प्रेजेंटेशन बनाया था ना, वो आपका क्लियर नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो पर्पस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेजेंटेशन बनाया क्यों है आपने, तो उसके बेसिस पर आपका जो प्रेजेंटेशन क्राफ्टिंग है वो भी बदलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, एजुकेट करना होता है ऑडियंस को अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक या कॉन्सेप्ट। जैसे हमने यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो भी इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाता है, जिसको आप टीचिंग या ट्यूटोरियल प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, जिसमें मेरा मकसद ये है कि आपको इजीली ये स्टेप्स जहन में रहे और आप इसको समझ सके, ना कि याद कर सके। प्रिसुएसिव प्रेजेंटेशन सीक टू कन्विंस द ऑडियंस टू अडॉप्ट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शंस। यानी कन्विंस, किसी एक टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि आप अपने ऑडियंस को कन्विंस करें उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, अपने ऑडियंस को इस पे उनका रुझान को इस तरफ करें, उनका इन्फ्लुएंस को इस पे करें कि ये ज्यादा सही है या ये आपको करना चाहिए। ठीक है, और थर्ड क्या होता है, इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशन एम टू अपलिफ्ट एंड मोटिवेट द ऑडियंस टू थिंक डिफरेंटली और एम्ब्रेस चेंज। यानी मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप चाहते हैं कि लोग मोटिवेटेड हो, थोड़ा बड़ा और खुल के सोचे, या फिर कोई नया चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर बाजुकात नया चीज को एक्सेप्ट के अलावा भी ऐसे होता है कि दो अलग अलग चीज को बैलेंस करने के लिए आप उसको इंस्पायर्ड करते हैं। यानी इंस्पायर्ड किस बेसिस पे कर रहे हैं वो रिलेटिव होता है, सब्जेक्टिव है, लेकिन इंस्पिरेशन का जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं, आप किसी भी चीज के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, बाय क्लियरिंग डिफाइंड वेदर योर गोल इज टू इन्फॉर्म, persuade और इंस्पायर, यू कैन टेलर योर कंटेंट डिलीवरी एंड एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी टू इफेक्टिव कनेक्ट विद योर ऑडियंस। यानी आपको अगर पर्पस क्लियर होगा तो आप अच्छे तरीके से जो प्रेजेंटेशन उसको क्राफ्ट कर पाएंगे। इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होता कैसे करके है, जो कि जिसमें मकसद होता है कि आप ऑडियंस को एजुकेट कर रहे होते हैं। इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन एम टू एजुकेट द ऑडियंस अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट। प्राइमरी गोल क्या होता है उसका, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, एनहांस अंडरस्टैंडिंग विदाउट नेसेसरली प्रीअसर्टिंग और इंस्पायरिंग द एक्शन। यानी आप ये नहीं चाहते कि बंदा इसी चीज को समझे या इसको इंस्पायर करना हो, मकसद होता है इसको इन्फॉर्मेशन देना हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, एक जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी ये ट्यूटोरियल बनाया, ये किया है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का। अब अगर एक ट्यूटोरियल बनता है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के ऊपर कोर्स बनता है जिसमें आपको ये बताया जाए कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है और आप करियर आपका इसमें कितना अच्छा हो सकता है, तो वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कन्विंसिंग और
इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन बनेगा, जिसमें आप लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हैं कि लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ध्यान दे, इस फील्ड में आए, ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। जबकि मेरे यहाँ पर क्या मकसद है, इन्फॉर्मेशन देना। ये सब्जेक्ट है, ये एक फन है, ये एक फील्ड है, आप इसको समझ रहे हैं और इसके पीछे पर्पस अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आप इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको उस पर नॉलेज लेना है, आपको जानना है। हो सकता है आप इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम आपको पास आउट करना है। हो सकता है आप इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं। अलग अलग सिनेरियोस हो सकते हैं। अब इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन में कुछ की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसमें सबसे पहला क्या होता है, क्लैरिटी और प्रिसीजन। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई आप जो जिस भी चीज का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो, उसका फ्लो लॉजिकल हो और ऑडियंस को इजीली समझ में आ जाए। और प्रिसीजन होना चाहिए, यानी वो टॉपिक से आप भटके ना, उसी टॉपिक पे क्लैरिटी रहे। ठीक है, डेप्थ ऑफ कंटेंट, उसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर वो टॉपिक आपको ऊपर ऊपर से बताना है तो उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं जाना, डिटेल नहीं जाना। लेकिन अगर आपको इन डिटेल उस टॉपिक को पढ़ाना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन डिटेल, तो वहां पर आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में जाते हैं। लेकिन आपको ओवरवेलमिंग भी नहीं करना। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव जाना लेकिन एक वक्त में पूरा बता देना, तो इससे जाहिर सी बात है आप ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। स्कूल में जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, कॉलेज में जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पर भी वो सब्जेक्ट पूरा किताब होता है 300 पेजेस का, कि उसमें से 200 पेजेस आप स्टडी करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ही दिन में करते हैं, नहीं, आप उसको डिवाइड करते हैं। है वो कॉम्प्रिहेंसिव, बट एक दिन में ज्यादा करेंगे ओवरवेलमिंग होगा, इसलिए आप उसको डिवाइड करते हैं 6 मंथ में। ठीक है, तो इसीलिए हमने खुद इस कोर्स को डिवाइड किया है अलग अलग क्रैश कोर्सेज में, ताकि ओवरवेलमिंग ना हो जाए। आप यूज ऑफ विजुअल एड्स, आपको ऑलरेडी पता है, अटेंशन वगैरह के लिए और यूजर इंगेज कर सके बोल के आपको विजुअल एड्स लगाना जरूरी है। इंगेजमेंट थ्रू क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करके आप वहां पर इंगेजमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, जैसे कि एजुकेशनल लेक्चर इन क्लासरूम सेटिंग, क्लासरूम के अंदर आप एक एजुकेशनल लेक्चर दे रहे हो। इसी तरीके से वर्कशॉप या फिर ट्रेनिंग सेशन फॉर एम्प्लॉय, कोई वर्कशॉप होता है, जैसा आपको पता अलग अलग किस्म के वर्कशॉप्स होते हैं अलग अलग काम के लिए, बिजनेस डोमेन में, टेक डोमेन में ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। आमतौर पर कंपनीज वगैरह में ट्रेनिंग सेशन होते हैं जो फ्रेशर आते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन बाय रिसर्चर्स शेयरिंग फाइंडिंग, यानी रिसर्चर्स जो कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, जो उनको मिला है न्यू रिसर्च या कोई पुराने रिसर्च पे अलग टाइप का, तो वो वहां पर भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये सब इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद आता है परसुएसिव प्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब होता है, इन्फ्लुएंस योर ऑडियंस, आप अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि प्रेजेंटेशन इस एम से दिया जाता है कि आप ऑडियंस को कन्विंस कर सके कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर एक्शन वो करे। अनलाइक इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, विच फोकस सोलरली ऑन डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जबकि ये किसी बिलीव, एटीट्यूड, इस तरीके से बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, क्लियर कॉल टू एक्शन, यानी जिस भी तरफ आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जो भी डायरेक्शन में, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक तरफ से एजुकेट करना चाहते हैं कि यानी इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करियर डोमेन चूज करना जरूरी है अपने कंट्री के इकोनॉमिक के लिए, अपना करियर एडवांसमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लोगों को एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और आप लोगों को एजुकेशन की तरफ उभार रहे हैं, और इसमें भी हो सकता है एक पर्टिकुलर एजुकेशन की तरफ आप उभारे तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर डोमेन में हो गया या आईटी डोमेन हो गया, अगर आप पर्टिकुलरली ऐसा करते हैं कि हाँ इस डोमेन में आपको जाना चाहिए, आप कन्विंस करना चाहते हैं लोगों से, तो फिर इसी कैटेगरी में वो आ जाता है। इमोशनल अपील, अब इसमें क्या होता है, कभी कभी स्टोरी टेलिंग भी आ जाता है, पर्सनल चीजें भी आ जाती है, रिलेटेबल एग्जाम्पल भी आ जाता है, फीलिंग्स वगैरह भी आ जाते हैं, अदर चीजों को इसमें ऐड किया जाता है कन्विंस करने के लिए। लॉजिकल आर्गुमेंट, अब इसमें लॉजिकल आर्गुमेंट भी होता है क्योंकि आप किसी चीज की तरफ लोगों को ये कर रहे हैं ना, यानी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हालांकि जब ये सब चीज डाला जाता है ना, लॉजिकल आर्गुमेंट, इमोशनल अपील, तो ये इतना जनरल नहीं होता कि आप लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आईटी डोमेन में आ जाओ। ये थोड़ा सा और आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक होगा, मोर स्पेसिफिक। जैसे आप किसी को ये बोलना चाहते हैं भाई ब्लॉकचेन के डोमेन में आ जाओ और आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, फिर ये थोड़ा अप्रोप्रिएट बनेगा क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक है। तो वहां पर फिर आपको इमोशनल अपील देना पड़ता है, लॉजिकल आर्गुमेंट देना पड़ता है कि क्यों ब्लॉकचेन में आके आपका क्या करियर में बेनिफिट होगा, दूसरे आईटी डोमेन या अलग फील्ड में जाके क्या नहीं होगा। तो वहां पर फिर आप एविडेंस देते हैं, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड ऑल दैट देते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंटर आर्ग्यूमेंट, अब जो बंदा इंटर आर्ग्यूमेंट करेगा ना, यानी आपके बात का जो डिनाई करता है, वो उसमें कुछ क्वेश्चंस रखेगा कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो उसको भी आपको एंटिसिपेट करना होता है, एड्रेस करना होता है जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और प्रूव करना होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। यानी आप ये बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ डिबेट। ठीक है, नॉट अ क्लियर डिबेट बट काइंड ऑफ डिबेट। तो एग्जांपल जैसे कि सेल्स पिच, यानी सेल्स पिचेस टू पोटेंशियल क्लाइंट, इस तरीके से एडवोकेट स्पीच टू रैली सपोर्ट फॉर कॉज, यानी किसी कॉज के लिए आप रैली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर स्पीच देते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन टू स्वी वोट्स, यानी वोट्स वगैरह लेने के लिए। ठीक है, हालांकि ये लोग जो मोस्टली पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं वो तो ये सब यूज ही नहीं करते।
करते, बट कुछ करते भी हैं। इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशन। अब इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? मोटिवेटिंग योर ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को अपलिफ्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी ऑब्जेक्ट ये नहीं होता कि उनको कन्विंस करना है या उनको इन्फॉर्मेशन देना है, बट ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो अलग तरीके से सोचे, कोई नया चीज को ले, किसी चीज पे एक्शन ले, इंस्पायर्ड हो बेसिकली। ठीक है, अब इस पे क्या होता है? पावरफुल स्टोरी टेलिंग। अब इंस्पिरेशनल और प्रेजेंटेशन में ना पावरफुल स्टोरी टेलिंग होना जरूरी है। ठीक है, जहां पर आप पर्सनल नैरेटिव देते हैं, इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, जिससे लोग इंस्पायर्ड होते हैं। पॉजिटिव मीटिंग होता है इसमें, यानी पॉजिटिव मैसेजिंग होता है। फोकस ऑन पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियलिटी, मोटिवेटिंग ऑडियंस टू परस्यू देयर गोल्स। अब आज के टाइम पे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स है जो ये जो फर्क है कि इंकरेज करने में और झूठ बोलने में, वो उसको ब्लेंड कर देते हैं। देखिए, इंकरेज करना अच्छी बात है, लेकिन इतना इंकरेज मत करो कि झूठ बन जाए वो। इसका एग्जांपल मुझे किसी ने एक का वीडियो सेंड किया, मैं नाम नहीं ले रहा उसका। उन्होंने कहा कि अगर आप आईटी डोमेन से नहीं है, मैंने आपको कुछ भी नहीं पता आईटी इंडस्ट्री से किससे रिलेटेड, तो सवाल ये था कि कितने दिन में आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, यानी फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो, कितने दिन में बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में आप HTML सीखेंगे, दूसरे हफ्ते आप CSS सीखेंगे, बाकी 2 हफ्ते में आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, 4 हफ्ता हो गया यानी 1 महीना हो गया, और 2 हफ्ते में रिएक्ट सीखेंगे और फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे, और 2 मंथ में आप बन जाएंगे फ्रंट एंड डेवलपर। जिससे वो ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारा जो कोर्स बट रहा है, जो हम देते हैं, उसको आप ले। तो बेसिकली ये अपना घर चलाने वाला एक सीन है, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, आप अगर कोर्स बेच रहे हैं, बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप ऐसे मोटिवेट मत करिए कि झूठ बन रहा है। ठीक है, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में मैं खुद हूँ, मशीन लर्निंग में मैं हूँ, साइबर सिक्योरिटी में मैं था। तो पॉइंट इज कि ये इतना सिंपल नहीं है कि 2 महीना में हो जाता है। अगर इतना सिंपल होता तो यार फिर इतने सारे लोग जो इतने सारे यूट्यूब में वीडियोस है, मैंने खुद भी रिकॉर्ड किया ना वीडियो इस पे, HTML CSS वगैरह डोमेन पे, तो मैंने खुद ये बात कहा है कि ये 2 महीना का चीज है भी नहीं है। आपको टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। मोटिवेट करिए, आप लोगों को ये बोलिए कि हाँ, अच्छा सैलरी है टेक इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, अगर आप मेहनत करें तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के जितना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए आसान है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और वक्त नहीं देंगे, फिर आपसे वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इस तरीके से मैसेज कन्वे करना कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप आइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, डेली 2 घंटा दीजिए, 1 महीना 2 महीने में आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे, और 2 महीने में आप बैक एंड डेवलपर बन जाएंगे, 6 महीने में आप फुल स्टैक डेवलपर बन के जॉब रेडी है। तो ये झूठ है। हाँ, अब किसके लिए हो सकता है? जिसको ऑलरेडी पता है। अगर कोई ऑलरेडी जिसको बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट पता है, फेमिलियर है, उसके लिए ये हो सकता है कि 6 महीने में वो रेडी हो जाए। तो वो सीख थोड़ी रहा है 6 महीने में, वो तो प्रिपेयर कर रहा है 6 महीने में। ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है। तो मोटिवेशन में और झूठ में थोड़ा फर्क होता है। आज के टाइम में मोटिवेशनल स्पीकर, सब नहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कोर्स बेचने के लिए चीजों को इतना लड्डू बना देते हैं कि मतलब ये तो लड्डू है, इसमें तो कुछ लगता ही नहीं है, ताकि आप उसका कोर्स खरीद ले। ठीक है, इसी तरीके से मशीन लर्निंग में भी बहुत सा आप देखेंगे, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI में लोग कोर्स बेचने के लिए बोलते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं है, 6 महीना में आप बूट कैंप करें और मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाए। 6 महीने में मशीन लर्निंग इंजीनियर बना, मजाक चल रहा है क्या इधर? मतलब जो बीटेक में लोग छक मारते हैं 4 साल का, उनको पता नहीं चलता 4 साल पढ़ के भी, यानी पढ़ने वाले भी तो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना बीटेक में, सब तो ऐसे ही घूमने वाले नहीं होते ना। वो 4 साल में नहीं बन सकते, आप 6 महीने में बना दीजिएगा। मतलब मजाक है क्या? और ऑफकोर्स मैं उस इंसान का बात कर रहा हूँ जिसको पता नहीं है मशीन लर्निंग के बारे में। ऑफकोर्स जिसको मशीन लर्निंग का बेसिक्स पता है, उसको पीछे का इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मशीन लर्निंग में बैकएंड से इंटीग्रेट करते हैं, वो पता है, मैथमेटिक्स पता है, फिर तो 6 महीने ठीक है उसके लिए। फिर तो लॉजिक सी बात है ना, उसका बेसिक्स कवर है, बस उसको इंटरमीडिएट लेवल से आपको प्रोजेक्ट लेवल में लेके जाना है, फिर बिल्कुल ठीक है, 6 महीने में बन सकता है। लेकिन वो टैग क्या लगाते हैं? 0 to हीरो। तो 0 का मतलब ये होता है ना कि जिसको मशीन लर्निंग का MB नहीं पता, मैथमेटिक्स का MB नहीं आता, जो मशीन लर्निंग के लिए जरूरत पड़ता है, तो फिर ये झूठ हो जाता है कोर्स बेचने के लिए। ठीक है, तो ये करना गलत है। ये आप इंस्पायर कर रहे हैं? नहीं, ये इंस्पायर नहीं कर रहे। दिस इज नॉट इज इक्वल टू इंस्पायरिंग, दिस इज इक्वल टू मार्केटिंग। आप अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि मैं आपको इससे अच्छा सजेशन देता हूँ कि अगर आपको जानना है ना कि आप नए हैं और आपको कितना टाइम लगेगा कोई भी डोमेन में, आप सिंपल सा जाइए कोई भी AI टूल के पास, ChatGPT, क्लाउड, किसी के भी पास आप जाइए, और पहले जाके ये नहीं बोलना कि मुझे करना है वेब डेवलपमेंट कितना टाइम लगेगा, मुझे करना है मशीन लर्निंग कितना टाइम लगेगा। ना 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 ना, फिर वो आपको जो जवाब देगा वो पर्टिकुलर नहीं होगा। आप पहले अपना करंट सिनेरियो उसको बताएंगे कि आपको ABCD भी नहीं पता मशीन लर्निंग का, अगर आपको नहीं पता है, आपको ABCD भी नहीं पता स्टैटिस्टिक्स का, आपको ABCD नहीं पता किसी चीज का, और आप उसको ये बोलेंगे कि आपको जॉब रेडी होना है और मेरा गोल है कि मुझे स्टार्टिंग में 5 LPA या 6 या 7 LPA जॉब मिल जाए, और अभी मुझे 0 हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, फिर आप उसको बोलेंगे कि भाई कितना टाइम लगेगा, तो वो आपको टाइम देगा तकरीबन 6 से 1 साल का, और वो 6 से 1 साल में भी वो आपको क्लियर बताएगा कि ये टॉपिक जब तक कवर ना हो दूसरे टॉपिक में जाना नहीं। अब अगर आप वो टॉपिक कवर कर लेते हैं विद इन दैट टाइम फ्रेम, फिर तो ठीक है, जो कि 70 से 90% लोग कवर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 70 से 90% लोग 1 घंटा देंगे जिसमें वो कवर होता भी नहीं है।
नहीं है। हाँ, अगर आप 5 घंटे 4 घंटे देने के लिए तैयार है, फोकस्ड है, तब जाके आप बोल सकते हैं कि 0 से 1 साल में आप मशीन लर्निंग जॉब रेडी हो जाते हैं। तो उसके लिए मेहनत लगता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं ना, फिर आपके लिए आसान है। मेहनत नहीं करते तो आपसे नहीं होने वाला वो, ठीक है? तो खैर मैं दूसरी तरफ चला गया, दोबारा से हम लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो इंस्पिरेशन से मुझे ये याद आ गया, क्योंकि जब मैं भी अपने इनिशियल फेज में था ना, शुरुआत में था, तो मैं भी ऐसे बहुत से झांसे में आता था। 10 घंटा का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स आप सीख जाइए। भाई मेरा तो दिमाग के ऊपर से बाउंसर मार रहा था, क्योंकि मैं टेक डोमेन से था नहीं। मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया हुआ था। बाद में फिर जब मैं इस डोमेन में आया तो फिर मुझे सर्टिफिकेशन वगैरह करना पड़ा, और फिर बहुत सा एग्जाम्स टेस्ट इंटेंस वगैरह देने के बाद अब मैं एमसीए कर रहा हूँ। तो मैंने डोमेन स्विच किया। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट एंड सीखा, बैक एंड सीखा, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखा, क्यूए टेस्टिंग सीखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल सीखा, साइबर सिक्योरिटी सीखा। उसमें कई सारे एसेंशियल साइबर सिक्योरिटी हैकर्स ईसीई वाला सर्टिफिकेट्स वगैरह हमने किया, नेटवर्किंग पढ़ा, ओवास वगैरह, बहुत सारा बफ सूट्स वगैरह में बहुत सारा चीज पढ़ा। उसमें पाइथन में बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए। फिर अभी मैं अपना करियर को ट्रांजिशन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मशीन लर्निंग में। उसके लिए फिर मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे बहुत सारा डोमेन पता है ऑलरेडी, जिसमें मेरा अच्छा कमांड है। तब भी मुझे 1.5 साल लग रहा है, समझ लीजिए लगेगा, जहां तक मेरा एस्टिमेट है मशीन लर्निंग में जाने में। यानी एक बंदा जिसको एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पता है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलिए या वेब डेवलपमेंट बोल लीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब बोला है तो उसमें मोबाइल वगैरह क्लाउड सब आ जाता है। तो वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट में एंड टू एंड सिक्योरिटी वगैरह जो भी फ्रंट एंड बैक एंड होस्टिंग एवरीथिंग, जो भी क्लाउड वगैरह में बकेट बनाना एवरीथिंग, वो सब एक बंदे को मालूम है, यानी प्रोफेशनली वो काम कर रहा है। उसको ट्रांजिशन मारने में 1.5 साल लग रहा है ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब इलॉजिकल सी बात होती है, ठीक है। जो बंदा को बेचारे को कुछ नहीं पता, वो कहाँ से 1 साल में ट्रांजिशन करेगा, ये सच है। हाँ, अगर कोई मुझसे ज्यादा टाइम देगा फिर ऑफ कोर्स वो जल्दी कर सकता है, इस पे कोई शक नहीं है। अगर कोई 10-10 घंटा दे रहा है तो भाई फिर 6 महीने में 7 महीने में मुमकिन है आप 0 से मशीन लर्निंग जॉब रेडी हो जाए। इट इज पॉसिबल। तो जितना गुड़ को डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना मेहनत उतना जल्दी सक्सेस। विदाउट मेहनत, विदाउट टाइम दिए कुछ नहीं होने वाला, आपसे एचटीएमएल भी नहीं बनने वाला। फिर सिंपल सी बात है, ठीक है, मेहनत करेंगे तो बनेगा। सो आते दोबारा से अपने इस टॉपिक पे कि इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशन के बारे में। तो पावरफुल स्टोरी टेलिंग ये सब तो ठीक है, पॉजिटिव मैसेजिंग ये भी ठीक है, चलिए हो गया। एनहांसमेंट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को इनहेंस कैसे करते हैं, बहुत से इनकॉर्पोरेट यानी एक्टिविटीज में इनकॉर्पोरेट करते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इंकरेज करते हैं ऑडियंस को, ठीक है, इस तरीके से विजनरी आइडियाज। अब देखिए विजनरी आइडियाज में मैं बोलना नहीं चाहता, बट विजनरी आइडियाज में बहुत से लोग ऐसा विजन बनाते हैं जो इसका प्रोबेबिलिटी ऐसा ही है कि एक बंदा कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाऊं, ठीक है। तो विजनरी आइडियाज में भी प्रोबेबिलिटी देखा जाता है ना। मेरा ये पर्टिकुलरली मानना है, और कोई डिसएग्री भी कर सकता है, बट मेरा ये मानना है कि आप जब करियर चूज कर रहे हैं 10-12 के बाद, आपको नहीं पता आपको कौन से करियर में जाना चाहिए, और लेट से आप आर्ट्स लेके हैं, कॉमर्स या साइंस लेके हैं, तो मल्टीपल डोमेन्स आपके सामने आ जाते हैं 10+2 के बाद, और ग्रेजुएशन के बाद फिर वो डोमेन्स थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं। जब 10+2 के बाद जब आप ये डिसाइड करने के लिए जाते हैं ना कि मुझे किस डोमेन में जाना चाहिए, मेरा कोई पर्सनल प्रेफरेंस अभी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूँ, कि उस डोमेन को फिल्टर करके बाहर निकाल दीजिए, यानी उसमें नहीं जाना, पहले उसको फिल्टर कर दीजिए जिस डोमेन में 70 से कम प्रोबेबिलिटी है आपका सक्सेस होने का। यानी आप अगर उस डोमेन में जाते हैं तो 50-50 चांस है, उस डोमेन को निकाल दीजिए, उसमें जाने का सोचिए भी मत। जिस डोमेन में जिस डोमेन में आपको लगता है कि 70% मेरा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने का, उन सब डोमेन्स को एक जगह कलेक्ट करिए, और फिर उनमें से आप ये देखिए कि इंटरेस्ट आपका कहाँ, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलना होता है ना। आपको ये भी देखना होता है कि किन में जॉब ज्यादा है। अब आप एक डोमेन में चले गए, भाई सैलरी बहुत है, 20 लाख एलपीए, जॉब बहुत कम है, अब आप उस कैपेबिलिटी में है ही नहीं कि वो आपको जॉब दे, तो फिर क्या फायदा वैसे डोमेन में जाके, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो आपका पढ़ाई करने के बाद करियर है ना। करियर में सबसे पहले होता है पैसा, अर्निंग, सेटल होना। तो अर्निंग ही जब नहीं कर पा रहे तो फिर फायदा ही क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज मतलब ये करियर एडवांसमेंट के अंदर टॉपिक आ जाता है, ये कि किस तरीके से आप अपने करियर को लेकर चलेंगे, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। हम लोग अभी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं। तो विजनरी आइडियाज में भी आपका विजन ऐसा होना चाहिए ना जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जो कि सिर्फ लॉजिकल ना हो। लॉजिकल में तो भाई क्या ये नामुमकिन है कि मैं चांद पे नहीं जा सकता, नील आर्मस्ट्रांग तो गए हैं, नामुमकिन तो नहीं है ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.0000000 लास्ट में जाकर पॉइंट 1, तो उसके बेसिस पे अपना करियर चलाएंगे क्या, ये तो बेवकूफी है ना। तो इस बेसिस पे इंस्पिरेशन प्रेजेंटेशन जब कोई स्टार्ट करे यानी बनाए भी ना, तो वो इन चीजों का भी ध्यान रखे जो मैंने अभी कहा, ठीक है, ताकि मिसलीड ना हो जाए ना, क्योंकि आज लोग मिसलीड होते हैं, ठीक है। कुछ डोमेन में आप देखेंगे भीड़ बहुत ज्यादा हो गया, सैलरी है ही नहीं, उसके वजह से उन डोमेन के जो लोग हैं ना उनका नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ इंस्पिरेशन प्रेजेंटेशन जैसे कि मोटिवेशनल स्पीच, इसी तरीके से लीडर टॉक्स, इंप्रेशन टीम, हाँ ये काफी अच्छा होता है।
है कि लीडर्स इंस्पायर करें अपनी टीम को कि यार इसमें अगर काम करेंगे सक्सेस होगा तो ये बेनिफिट, ठीक है, ये सब लॉजिक समझ में आता है। ग्रेजुएशन स्पीच टू इंकरेज ग्रेजुएट, जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर उन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हर चीज में आपने देखा होगा चैट जीपीटी प्रोज एंड कॉन्स बताता है, और ये सच है, हर फील्ड में प्रोज एंड कॉन्स है। हो सकता है किसी एक बंदे के लिए कॉन्स कॉन्स ना हो, उसको लगे सब प्रोज है, लेकिन ये उसके लिए है, सब्जेक्टिव है, दूसरे के लिए वो कॉन्स हो सकता है ना। तो इसीलिए पर्सपेक्टिव जो आप दे रहे हैं सामने वाले को, जरूरी नहीं है कि सबके लिए वो सूटेबल हो, सबका हालात, फाइनेंशियल कंडीशन, दिमाग, लाइफ जीने का, जिंदगी जीने का तरीका सेम तो नहीं है ना। तो आपको फिक्सिबिलिटी, वसअत रखना होता है, कैपेसिटी रखना होता है उसके अंदर, कि जो जहां जाए चूज कर सके विद दीज रूल्स, और वो रूल अपने ऊपर बंदा अप्लाई करेगा, अपने रहन सहन, फाइनेंशियल कंडीशन, दिमाग, हालात के हिसाब से। सेटिंग क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव, अब क्लियर गोल और ऑब्जेक्टिव को सेट करने पे जरूरी होता है। सेटिंग क्लियर गोल ऑब्जेक्टिव इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये तो सिंपल सी बात है, आपका गोल जो है वो आपका मेन विजन होता है, जो आप प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं और प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। तो गोल डिफाइन करना होता है, आइडेंटिफाई प्राइमरी पर्पस क्या है आपका प्रेजेंटेशन का। इसी तरीके से आप पता लगाते हैं कि डिजायर आउटकम इसका क्या होना चाहिए, यानी ये प्रेजेंटेशन हम देंगे तो आउटकम क्या होना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और सेट ब्रॉडर गोल, और एक ब्रॉडर लेवल का आपको गोल सेट करना पड़ता है, स्पेसिफिक नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्ट, मेक ऑब्जेक्टिव स्मार्ट, इस तरीके से ब्रेक डाउन ऑब्जेक्टिव, प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्टिव, एंटिसिपेट ऑडियंस नीड, यानी ये सब चीज को अप्लाई करते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। For example, by end of the presentation, 80% of audience should be able to name the last 3 benefits of the solar energy. समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। Aligning with the purpose with audience expectation, ये भी जरूरी है कि ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन के साथ आपका पर्पस अलाइन करे, यानी आपका मकसद ऑडियंस का मकसद सेम होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, नॉट आइडेंटिकल, बट पर्पस में अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इस बारे में आपके ऑडियंस बैठे हैं कि भाई कोई नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन बनाएंगे, और आप पर्पस कर रहे हैं, यानी आपका पर्पस और आपका प्रेजेंटेशन है भाई गॉड ओवर 3 का नया या गॉड ओवर 7 नया गेम बनाते हैं, ठीक है, तो वो एकदम ही आउट ऑफ हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। क्रिएटिंग रेजोनेंस विद ऑडियंस, ठीक है, अलाइन योर प्रेजेंटेशन विद अ पर्पस विद ऑडियंस एक्सपेक्टेशन इज अ क्रूशियल फॉर अचीविंग सक्सेसफुल आउटकम, ठीक है, सिंपल सी बात है। की अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, वही बात हो गया कि पहले अपने ऑडियंस को समझिए, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। टेलर योर कंटेंट, अपना कंटेंट को उस पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से, उनका नॉलेज, उनका फील्ड, उनका कल्चर, जो भी चीज है उसके हिसाब से आपको सेटअप करना है। ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इंगेजिंग ऑडियंस, अब उन पर्टिकुलर ऑडियंस को जिसको आपने सिलेक्ट किया था, जिसके लिए प्रेजेंटेशन बन रहा है, उनको इंगेज करने के लिए क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, वो आपको इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से फीडबैक और अडॉप्शन, और फिर जो फीडबैक मिलता है आपको प्रेजेंटेशन के बाद, उसको अडॉप्ट करना है और अप्लाई करना है, और जहन में ये रखना है कि ये पर्टिकुलर टाइप के लोगों से मुझे ये फीडबैक आया था, नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कभी ऐसे सिमिलर पर्टिकुलर लोग आएंगे, ये फीडबैक को अप्लाई करके मुझे प्रेजेंटेशन देना है। By aligning your presentation purpose and audience expectation, you create a more meaningful connection and increase the likelihood of achieving your presentation goals, ठीक है। अब analyzing the audience, अब audience को analyze कैसे करेंगे, मतलब सवाल ही पैदा होता है, audience को समझना है, भाई समझे कैसे करके audience को, तो ये भी काफी सिंपल है। आप अपने audience को कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए कुछ critical steps होते हैं। इन steps को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अपने audience को कैसे समझना है। इसमें क्या क्या चीज आता है, इसमें आता है आपका कंटेंट क्या है, लैंग्वेज क्या है, और डिलीवरी टू मीट देयर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। अब की ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक टू एनालाइज, ऑडियंस का कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको एनालाइज करना है। पहला डेमोग्राफिक, उसका एज, उसका जेंडर, उसका एजुकेशन लेवल, उसका ऑक्यूपेशन, वो करता क्या है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड। अब एज जो है ये इजीली आप जान सकते हैं, इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस नासा को फोन नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसका एज कितना। जेंडर, इसके लिए भी आपको कोई नासा की तरफ से ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई इसका जेंडर क्या है बताओ। एजुकेशन लेवल, ये सब पब्लिक होता है। ऑक्यूपेशन, ये भी पब्लिक है, सामने वाला का काम क्या है। कल्चरल बैकग्राउंड भी मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक होता है, और पब्लिक ना भी हो, अगर वो एक पर्टिकुलर सिटी का नाम ले लेता है जो कि पब्लिक होता है, आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। और कल्चरल बैकग्राउंड और कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर हमने एथिक्स के बारे में, एथिक्स वाले क्रैश कोर्स में काफी डिटेल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो मैं ये मान के चलूं आपने वो देखा हुआ है। तो डेमोग्राफिक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, नॉलेज का लेवल, फेमिलियरिटी विद टॉपिक, एक्सपर्टीज, कॉमन मिसकंसेप्शन एंड एंटिसिपेट क्वेश्चंस, यानी जिस टॉपिक के बारे में आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज का लेवल आपके ऑडियंस को कितना है, क्या वो टॉपिक से वो फेमिलियर है, क्या वो एक्सपर्ट है उन टॉपिक में, क्या उनको इस टॉपिक में जब इस टॉपिक में डिस्कस किया जाता है कोई मिसकंसेप्शन होता है क्या आमतौर पे लोगों को। इसी तरीके से क्वेश्चंस वगैरह के बारे में, ठीक है। इंटरेस्ट एंड नीड, रेलेवेंट टॉपिक, स्पेसिफिक नीड, कॉन्टेक्स्ट, रेलेवेंस
एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ये सब चीज यानी ये दोनों तो आप समझ गए ऑडियंस को। उसके बाद आप ये चीज अप्लाई करते हैं कि इन ऑडियंस के हिसाब से मोटिवेशन और इंटरेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, अ थॉट ऑडियंस एनालिसिस empowers you to connect meaningful with your listeners, making your presentation more impactful and memorable। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है लेकिन काफी इफेक्टिव है। अब आइडेंटिफाई और ऑडियंस डेमोग्राफिकली इसको थोड़ा सा मजीद खोलते हैं। हालांकि यहाँ पर से सिंपल समझ में आ रहा है बट मजीद थोड़ा सा इसको खोलते हैं। की फैक्टर्स क्या क्या है वो देखिए। अच्छा, डेमोग्राफिक रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल कैटेगराइज ऑफ characteristics of population including age, gender, educational level, occupation and cultural background. Understanding this factor can significantly influence how you design and deliver the presentation. Age में क्या है, क्या इफेक्ट करता है? Affect the interest, affect the experience and the complexity of the information that audience can process. एज के बेसिस पे आप उसका, क्योंकि जैसे होता है ना उम्र बढ़ता है तो आपका एक एक्सपीरियंस लेवल खुद ब खुद इंक्रीज होता है। आप चीजों को देखते हैं, आपका इंटरेस्ट भी चेंज होता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, आपका रुझान, इन्फ्लुएंस, ये सब देखना आपका मतलब चेंज होता है एज के बेस पर। ठीक है, इसके बाद जेंडर कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन स्टाइल एंड प्रेफरेंस। अब अगर मेल है तो वहां कम्युनिकेशन स्टाइल प्रेफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फीमेल है कोई तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और यहाँ पर भी कल्चर मैटर करता है। ठीक है, एजुकेशनल लेवल इम्पैक्ट फेमिलियरिटी विद द टॉपिक एंड एक्सपेक्टेड डेप्थ ऑफ द कंटेंट। यानी एजुकेशनल लेवल मालूम होना चाहिए कि जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पर उसका फेमिलियरिटी कितना है, कितना डेप्थ तक लोगों को पता है। ऐसा ना हो कि आप एकदम हायर लेवल पर जाके बात करें, नीचे वाले को समझ ही में नहीं आया, या फिर आप इतना लो लेवल पे बात करें कि सामने वाला बोल रहा भाई ये क्या मतलब क्लास 10 के बच्चे को पढ़ा रहे हो। इसके बाद ऑक्यूपेशन हेल्प फ्रेमिंग योर मैसेज इन द वे दैट इज रिलेवेंट टू देयर करियर। ऑक्यूपेशन से क्या होता है, उनका काम आपको मालूम चलता है, तो उनके करियर में, उनके करियर के हिसाब से आप उसको अगर डिजाइन करते हैं ना तो उनके लिए रिलेटेबल होता है ये। ठीक है, और कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस योर मैसेज विद रिसीव एंड अंडरस्टूड। अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल कल्चरल डिफरेंस कैन हेल्प यू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फॉस्टर मोर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अब आइडेंटिफाई नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी यहाँ पर तो हमने डेमोग्राफिक को डिटेल में देखा ना, अब नॉलेज लेवल को देख रहे हैं। नॉलेज लेवल भी काफी आसान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी और कंटेंट इस तरीके से दिस इन्वॉल्व्स ऑडियंस ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक एंड हाउ मच एडिशनल डिटेल। यानी वही बात है कि जो टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑलरेडी कितना नॉलेज आपके ऑडियंस के पास उससे रिलेटेड है। पता कैसे करेंगे, फेमिलियरिटी टॉपिक के साथ है कि नहीं ये मालूम करेंगे। यानी आपके ऑडियंस के पास कोई प्रायर नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड जिसके आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें से क्या कोई बिजनेस कर रहा है पहले से या नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, एक्सपर्टीज कंसिडर्ड वेदर योर ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट, नोविस और समवेयर इन बिटवीन। यानी एकदम बिगिनर्स भी है, एकदम बिगिनर्स है वहां पर, या फिर एक्सपर्ट लोगों के बीच में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या इन बिटवीन। अब अगर वहां एक्सपर्ट भी है, बिगिनर भी है, तो आपको कुछ जगह एक्सपर्ट्स को रिलेट करने के लिए कुछ एक्सपर्ट वाला चीज करना चाहिए, डिफिकल्ट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेकिन फिर उस कॉम्प्लेक्स चीज को एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि जो नोविस लोग है यानी जो फ्रेशर्स है वो समझ सके। इससे एक बहुत अच्छा इंगेजमेंट होगा कि दोनों रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, कॉमन मिसकंसेप्शन, और जो फ्रेशर है ना वो सीख भी पाएंगे। अब कॉमन मिसकंसेप्शन क्या होता है, रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक। अगर उस टॉपिक के बारे में कोई मिसकंसेप्शन है उसको भी क्लियर करना जरूरी है। एंटिसिपेटिंग क्वेश्चंस, पेपर फॉर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑडियंस नॉलेज लेवल। ठीक है, प्रिपेयर करना क्वेश्चन को बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द ऑडियंस। एडजस्टिंग योर कंटेंट टू मैच द ऑडियंस एक्सपर्टीज, इनहैंस अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट, प्रिवेंटिंग फ्रॉम देम फीलिंग ओवरवेलमिंग और बोर्ड। अब कोई बहुत एक्सपर्ट है उसके सामने आप एकदम बेसिक बोलेंगे तो वो बोलेगा यार क्या बोरिंग कर रहे हो, तो कुछ अच्छा बोलो। और अगर आप बहुत हाई लेवल बात करेंगे और सामने वाला बंदा उतना नॉलेजेबल नहीं है तो वो तो ले ही नहीं पाएगा ना पूरा इन्फॉर्मेशन। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है काफी ज्यादा। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस इंटरेस्ट एंड नीड, ये थर्ड पार्ट है हमारा। कैसे पता करेंगे इंटरेस्ट और नीड की, इंटरेस्ट और नीड यानी सबसे पहले इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, डिटरमाइन व्हाट टॉपिक और इशूड आर रेलिवेंट टू योर ऑडियंस, कौन सा टाइप का टॉपिक या फिर इशू रेलिवेंट है आपके ऑडियंस के लिए। अंडरस्टैंडिंग द नीड, असेस वेयर दे आर सीकिंग सोल्यूशन इनसाइड ऑफ प्रैक्टिकल एडवाइस, यानी उनको सोल्यूशन चाहिए, उनको इंसाइट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई चीज के बारे में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए, या कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन एडवाइस चाहिए। यानी चाहिए क्या उनका, जरूर नीड क्या है, प्रेजेंटेशन जो दे रहे हैं उसका आउटकम चाहिए क्या उनको। ठीक है, रेलेवेंस टू देयर कॉन्टेक्स्ट, कंसीडर हाउ योर टॉपिक फिट इनटू देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट। उनका यानी जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उनके बेसिस पे यानी उनके जूते पे अपना पैर डालो और ये देखो कि ये जो बंदा बता रहा है क्या मेरे लिए बेनिफिट है, मेरे सिनेरियो में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, एंड मोटिवेटिंग फैक्टर, अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स योर ऑडियंस टू अलाइन विद योर कंटेंट एंड देयर मोटिवेशन। अब जाहिर सी बात है एंड में आप ये भी करते हैं ना कि आप बताते हैं कि ये
आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फिर आप कुछ फैक्टर्स बताते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स बताते हैं, कुछ आप बोल सकते हैं कि हिस्ट्री टॉपिक्स बताते हैं, कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं, कुछ एनालिसिस बताते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं, ठीक है, जिससे आप एक तरफ से कन्विंस भी कर रहे होते हैं एंड में कि जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया वो आपके लिए भी है, एक काइंड ऑफ ब्लेंड हो गया इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर ऑडियंस एनालिसिस, कंडक्ट सर्वे और क्वेश्चनरीज, सर्वे और क्वेश्चनरीज से आप ऑडियंस को एनालिसिस कर सकते हैं। इंगेज इन प्री प्रेजेंटेशन कॉन्वर्सेशन, अगर प्रेजेंटेशन से पहले एक कॉन्वर्सेशन होता है तो बात से आपको समझ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल क्लूज आपको एनालिसिस करना ऑलरेडी आता है, प्रीवियस क्रैश कोर्स में हमने पढ़ लिया वो। रिसर्च योर ऑडियंस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी, अब जो लोग प्रेजेंट है प्रेजेंटेशन में उनका ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी को रिसर्च करने से पता चल जाता है। रिव्यू फीडबैक फ्रॉम प्रीवियस प्रेजेंटेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं तो प्रीवियस प्रेजेंटेशन से जो फीडबैक आपने मांगा था उन्होंने दिया था उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। टेलरिंग कंटेंट टू ऑडियंस, अब ऑडियंस के लिए कैसे करके मैसेज बनाएंगे कि उनके लिए रेलेवेंट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए जेनेरिक ओवरलियर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन रिस्क डिसएंगेजिंग द ऑडियंस व्हाइल अ वेल टेलर्ड मैसेज इंक्रीज अटेंशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिटेंशन, ठीक है। बहुत जेनेरिक या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स किसी को नहीं पसंद आता, ऐसा बनाओ कि सबको पसंद में आए। वो कैसे बनाएंगे, रेलेवेंस, ऑडियंस कनेक्ट कर सके उस मटेरियल से, ऑडियंस कनेक्ट विद द मटेरियल दैट इज रेलेवेंट टू देयर लाइफ, ठीक है, यानी रिलेटेबल। उसके बाद क्लैरिटी, एडजस्ट कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन द नॉलेज लेवल, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज लेवल के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी रखे और क्लैरिटी होना चाहिए हर लेवल के बंदे को। इंगेजमेंट, कस्टमाइज करे कॉन्टेंट को, डायरेक्टली स्पीक करे, कुछ वहां पर ऑप्शंस या कुछ वहां पर अगर चार्ट्स वगैरह लगाना है, डिजाइन लगाना है जो रिलेटेबल है उसको लगाइए। मेमोरिएबिलिटी, क्या मतलब मेमोरिएबिलिटी, यानी टेलर्ड योर कंटेंट इन ईजियर दैट द ऑडियंस कैन रिटेन, यानी आप इस तरीके से समझाए ना कि वो उसको याद ना करे लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद भी उनके जहन में जरूर है क्योंकि आपने इतने अच्छे से उनको समझाया था। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, शो योर अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यू योर ऑडियंस, आपका ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आप उनको वैल्यू दे रहे हैं, उनका टाइम का वैल्यू दे रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उन पे भरोसा भी कर रहे हैं। बाय इन्वेस्टिंग टाइम इन टेलरिंग योर कंटेंट योर डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर ऑडियंस एंड इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग योर प्रेजेंटेशन गोल, ठीक है। जब आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना इन सब चीज में अपना कंटेंट बनाने के लिए तो यही इस बात का प्रूफ होता है कि आप सामने वाले का टाइम का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको इनहेंस कर रहे हैं ताकि उसका टाइम भी बचे, आप उसको कन्विंस कर सके, आपका करियर एडवांस भी हो, यानी करियर एडवांसमेंट में ये हेल्प करता है। स्टेप्स फॉर टेलरिंग कंटेंट, अब कौन कौन से स्टेप्स लेंगे कंटेंट को बनाने के लिए, ये तो हमने समझ लिया होना क्या चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। अब स्टेप्स कौन सा लेंगे, सबसे पहले ऑडियंस को रिसर्च करना है, ऑडियंस के बारे में नॉलेज, मोटिवेशन और ज्योग्राफिकल जो भी रिसर्च जो भी आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको गैदर करना है। एडजस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को एडजस्ट करिए, अगर एक्सपर्ट लोग है उस हिसाब से लिखिए, फ्रेशर है उस हिसाब से लिखिए, मिक्स है तो उस हिसाब से लिखिए। यूज अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी करने का लिए एग्जांपल्स दिया जाता है तो ये इस्तेमाल करिएगा। स्पेसिफिक और एग्जांपल भी रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन ऑडियंस नीड, जो ऑडियंस का नीड है या इंटरेस्ट है या जो ऑडियंस एड्रेस करना चाहते हैं, जो ऑडियंस चाहते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए उससे रिलेटेड आप बात करें तो ज्यादा वो इंगेजेबल होगा, ठीक है। अडॉप्ट टोन एंड लैंग्वेज, आपका टोन और लैंग्वेज वो उस तरीके से हो जो ऑडियंस को समझ में आए। कस्टमाइज विजुअल एड्स, और फिर उसमें आप विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें जिसमें उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है। फॉर अ टेक्निकल ऑडियंस यूज एडवांस टर्मिनोलॉजी, इन डेप्थ एनालिसिस। फॉर अ जनरल ऑडियंस अवॉइड जार्गन्स एंड प्रोवाइड सिंपल रिलेटेबल एग्जांपल्स। वही बात हो गया कि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते यार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, भाई इंटरव्यू देने आए हो आप, ठीक है, पेपर बेचने नहीं आए यहाँ पर, आपको वो टर्म्स के बारे में पूछेगा, एनालिसिस आपको, यानी इन शॉर्ट आपको जब इंटरव्यू में आप जाते हैं कोई भी चीज के लिए तो उस फील्ड का नॉलेज आपको सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि मुझे मालूम है, लेकिन वो नॉलेज दिखाने में एरोगेंस नहीं झलकना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट झलकना चाहिए कि मैं जॉब के लिए इसीलिए फिट हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ, ठीक है। इंगेजिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को इंगेज करने के लिए क्या होता है, क्रिएटिव एक्टिव पार्टिसिपेंट। अब ये कैसे करके होता है, ऑडियंस को इंगेज करने के लिए एक तो ये है कि ऑडियंस उसको सही से सुनेगा, पार्टिसिपेट एक्टिवली, की पॉइंट्स टू रिमेंबर इन द प्रेजेंटेशन। ऑडियंस एंगेजमेंट कैन बी फॉस्टर थ्रू इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, थ्रू क्वेश्चनिंग एंड एड्रेसिंग देयर कंसर्न। अब होता है कि बाजू का प्रेजेंटेशन में बात करते करते आप पॉइंट करते हैं कोई एक चीज को तो लोगों के जहन में आता है, कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं तो इस तरीके से वो एंगेजमेंट होता है। सबसे पहले अटेंशन, प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई उनका अटेंशन आपके ऊपर से ना हटे, उनको लगे कि यार इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। दूसरा कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव पार्टिसिपेंट लीड टू डीपर प्रोसेस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेंट यानी हर ऑडियंस उसमें पार्टिसिपेट करे। रिटेंशन, व्हेन इन्वॉल्व इन डिस्कशन और एक्टिविटी ऑडियंस रिमेंबर लॉन्गर कंटेंट लॉन्गर, ठीक है। इसी तरीके से फीडबैक लूप, आप इमीडिएट फीडबैक ले ऑडियंस से कि वो अंडरस्टैंड किया नहीं किया, कैसा है नहीं है। और पर्सनल कनेक्शन, फिर इससे पर्सनल कनेक्शन भी होता है जब आप फीडबैक लेते हैं
तो द गोल इज टू क्रिएट अ डायनामिक एक्सचेंज ऑफ आइडिया rather than a passive information dump, transforming your presentation into memorable experience using questions and interactivity. अब fostering two-way communication. अब सब कुछ तो आपने दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन अब फीडबैक वगैरह लेंगे या क्वेश्चंस आंसर करेंगे, यानी आप उससे बात करेंगे ना. One of the most effective way of engaging the audience is using questions and interactive technique. Interactive technique और questions से by promoting the audience to think, respond and participate, you create two-way communication flow. ठीक है, यानी आप क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं करेंगे. देखिए, क्वेश्चन दो रीजन से किया जाता है. एक क्वेश्चन किया जाता है जो टीचर स्टूडेंट से करता है टेस्ट लेने के लिए, वो तो कभी नहीं करना. दूसरा क्वेश्चन होता है कि जब एक स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है, तो जब टीचर स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो समझने के लिए पूछता है. तो जब आप इस वे में किसी से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो इसका जवाब देना सबको पसंद है, यानी हर इंसान को अपना ओपिनियन देना अच्छा लगता है, जो उसका फील्ड है. तो आप उससे वो पूछेंगे जो बताना चाहता है, इससे इंटरैक्टिविटी बढ़ेगा. Rhetorical questions make the audience think without requiring answer. Direct question invite audience participant and discussion. Polls or show hands, quick gawk opinion and experience. और Q&A सेशंस भी आप इसके लिए कर सकते हैं. इंटरैक्टिव टेक्निक क्या है, जैसे कि स्मॉल ग्रुप डिस्कशन हो गया, जहां पर कोलैबोरेटिंग एनवायरनमेंट होता है. लाइव पोलिंग टूल्स हो गया, टेक्नोलॉजी रियल टाइम फीडबैक के लिए. ऑडियंस पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज हो गया, यानी हैंड्स ऑन टास्क जैसे हो जाता है. और स्टोरी टेलिंग एंड पर्सनलाइजेशन हो गया, जैसे कि इंकरेजिंग शेयरिंग द एक्सपीरियंस. ठीक है, इंटरैक्टिव एलिमेंट ट्रांसफॉर्म पैसिव लिसनिंग लिसनर्स इनटू एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी ऐसा नहीं है कि बस वो सुन ही रहे हैं, उनको भी कुछ काम होना चाहिए, उनको भी कुछ काम दे जिससे वो एंगेज करे. सिग्निफिकेंटली enhance the impact and retention of your presentation. Addressing audience concerned, building a trust through responsiveness, यानी जो ऑडियंस का कंसर्न है, जिसके बारे में ऑडियंस सीरियस है, जो ऑडियंस चाहते हैं, उसको एड्रेस करना, ये इंपॉर्टेंट है. इससे बिल्ड ट्रस्ट होता है. इफेक्टिवली जब आप ऑडियंस का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करते हैं, वो क्रिटिकल होता है एंगेजमेंट और ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए अपने प्रेजेंटेशन में. इफ कंसर्न आर नॉट एड्रेस, द ऑडियंस में डिसएंगेज और बिकम स्किप्टिकल. जाहिर सी बात है, ऑडियंस जिस सोल्यूशन के लिए जो चीज चाहते हैं एड्रेस किया जाए, अगर वो किए ही नहीं आपने, तो भाई प्रेजेंटेशन का क्या फायदा होता है. ठीक है, तो स्ट्रेटेजीज क्या है एड्रेस करने के लिए. सबसे पहले एंटिसिपेट कंसर्न, रिसर्च करिए पोटेंशियल इशू के लिए, प्रिपेयर करिए रिस्पॉन्स इन एडवांस. ठीक है, एड्रेसिंग कंसर्न इन द कंटेंट, इंटीग्रेट करिए सोल्यूशन को और काउंटर पॉइंट्स भी रखिए प्रोएक्टिवली. ठीक है, यानी बैकअप रखना है. इनवाइट क्वेश्चंस, क्रिएट एन ओपन एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्रेसिव डाउट्स. एक्सप्रेसिव डाउट यानी सामने वाले को डाउट है, उसके लिए आप ओपन क्वेश्चन आंसर्स करिए. ठीक है, प्रोवाइडिंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, अब जब सामने वाला क्वेश्चन करे तो उसका हर एस्पेक्ट से जवाब दीजिए अलग अलग तरीके से. मैनेजिंग स्केप्टिज्म, बैकअप क्लेम एंड क्रेडिबल डेटा एंड रिसर्च, यानी आपके पास कुछ प्रूफ्स, एविडेंस, फैक्चुअल डेटास, एनालिसिस, एनालिटिकल्स कुछ होना चाहिए जो फिर आप यूजर को दिखा सके. डील्स विद डिफिकल्ट क्वेश्चन, हैंडल चैलेंजिंग विद रिस्पेक्ट एंड कंपोज, यानी क्वेश्चंस को रिस्पेक्टफुली और प्रोफेशनलिज्म से ही हैंडल करना है, चाहे सामने वाला जैसे भी पूछ ले. व्हेन एड्रेसिंग कंसर्न, बी ऑनेस्ट इफ यू डोंट नो द आंसर एंड ऑफर टू फॉलो अप लेटर. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप कुछ भी मुंह से बक ना दे, आप क्लियर बोले कि इस चीज में मुझे नहीं पता, मैं रिसर्च करके इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. यानी आप उसको कुछ भी ना बोल दे. ठीक है, नहीं पता तो यार एक्सेप्ट करो, मैं इंसान हूँ, थोड़ी ना सब कुछ पता होता है इंसान को. दिस बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट विद योर ऑडियंस. तो ऑडियंस को ये समझ में आएगा ना कि हाँ, ये बंदा फालतू वाला बात नहीं बोलता है. अगर इसको पता है तो ये बोलेगा, नहीं पता नहीं बोलेगा. लेकिन जो बंदा हमेशा बोलता है ना, और अगर एक झूठ उसका साबित हो जाए, एक गलत इन्फॉर्मेशन साबित हो जाए ना, ऑडियंस का ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि यार ये कुछ भी बोल देता है. एनालाइजिंग लोकल, क्या मतलब, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंटेशन इन्वायरमेंट, प्रेजेंटेशन इन्वायरमेंट को समझे जिस इन्वायरमेंट में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग द लोकल और environment in which presentation will takes place is a crucial for ensuring smooth effective delivery. The setting is significantly impact the presentation success. यानी environment का बहुत ज्यादा खेल होता है presentation success में. सबसे पहले physical setup इसमें आता है, यानी seating arrangement है, presentation position है, audience availability है, zoom size है, lighting, exhaust और भी बहुत सारा कुछ accessibility वगैरह होता है. जहाँ पर comfort way में presentation room हो, sound proof room है, तो वहाँ पर एक अच्छा एक engagement हो जाता है. Technical equipment, projector है, screen है, माइक्रोफोन्स है, कंप्यूटर है, क्लिकर्स है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैकअप इक्विपमेंट, जो भी चीज लगता है वो होना चाहिए. वेन्यू लिमिटेशंस एंड एडवांटेज, स्पेस कंस्ट्रेंट होना चाहिए, एक्यूजेट चैलेंज, लाइटनिंग कंडीशन एंड टेक्निकल लिमिटेशंस. प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इन पर्सन वर्सेस वर्चुअल एंड फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल. यानी इन पर्सन है, यानी आप डायरेक्ट फिजिकल मौजूद है वहां पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या वर्चुअल है, यानी टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से दे रहे हैं, वर्चुअली दे रहे हैं. इसी तरीके से फॉर्मल दे रहे हैं, इनफॉर्मल सेटिंग में दे रहे हैं, ये भी मैटर करता है. प्रिपेयरिंग फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोकल enable the presenters to anticipate challenge and optimize their delivery to suit the environment. अब फिजिकल सेटअप कंसिडरेशन कुछ इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं आप प्रेजेंटेशन स्पेस को. तो फिजिकल सेटअप ऑफ प्रेजेंटेशन वेन्यू कैन ग्रेटली इम्पैक्ट द ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर बोथ प्रेजेंटर्स एंड ऑडियंस. अंडरस्टैंडिंग द लेआउट एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली इज द की. यानी जो सेटिंग पे, जो जगह पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर वो सही है, माहौल के हिसाब से है, कंफर्टेबल है, तो आप प्रेजेंटेशन दी भी अच्छे से पाएंगे,
सामने वाले उसको समझ भी अच्छे से पाएगा। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ये देखना है कि थिएटर स्टाइल होना चाहिए फॉर लेक्चर विद मिनिमल इंटरैक्शन, यानी जहां कम इंटरैक्शन होता है वहां पर थिएटर स्टाइल होना चाहिए, इससे हर बंदा आपकी तरफ देख सके। दूसरा क्लासरूम स्टाइल हो सकता है फॉर वर्क स्पेस विद नोट टेकिंग, यानी अगर ऐसा जगह है जहां पर कोई बंदा नोट बना रहा है या इंटरैक्शन करना जरूरी होता है, वहां पर क्लासरूम स्टाइल होना चाहिए, जिसमें जो प्रेजेंटर है वो आगे पीछे हो सके या सबके तरफ जा सके। यू शेप और ब्रॉडर रूम फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ डिस्कशन। यू शेप ब्रॉडर रूम इस्तेमाल होता है अगर छोटा ग्रुप का डिस्कशन है। राउंड टेबल फॉर कॉन्फ्रेंस सेटिंग विद ग्रुप इंटरैक्शन। राउंड टेबल आपको पता है एक टेबल होता है जिसके इर्द गिर्द सब चेयर्स पे बैठे होते हैं, तो वो राउंड टेबल है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है? प्रेजेंटर्स पोजीशन, स्टेज लेवल वर्सेस ऑडियंस लेवल। अब यहाँ पर जो इन्वायरमेंट फैक्टर प्ले करता है ना, प्रेजेंटर्स यानी जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो कहाँ पर है, स्टेज के ऊपर है या फिर ऑडियंस जिस लेवल पे है उसी लेवल पे है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अब अगर थिएटर स्टाइल है तो वहां पर ऑडियंस, तो जो प्रेजेंटर है वो ऊपर होगा, ठीक है। क्लासरूम स्टाइल है तो वो सेम लेवल पे होगा। इसी तरीके से ऑडियंस विजिबिलिटी, क्लियर साइट लाइन टू प्रेजेंटर एंड द विजुअल। जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी विजुअल्स, जो भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, हर बंदा को क्लियरली दिखना चाहिए वो, ठीक है। रूम साइज, एडजस्टिंग प्रोजेक्शन एंड मूवमेंट अकॉर्डिंगली, यानी रूम साइज के हिसाब से जो प्रोजेक्शन वगैरह है जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। लाइटनिंग, बैलेंस विजिबल एंड विजुअल एड्स क्लैरिटी, यानी लाइटनिंग भी ऐसा होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन में जो फॉन्ट कलर है, जो बैकग्राउंड्स है, जो विजुअल एड्स है, वो सब क्लियरली दिखे, उसका क्लैरिटी हो। एक्यूजिस्ट में क्या होता है ना, इंश्योरिंग क्लियर साउंड थ्रू आउट द स्पेस, यानी प्रॉपर तरीके से आपका आवाज आना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी में क्या है, अकोमोडेट ऑल द अटेंडेंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि देखा जाता है, जो कि फिजिकल सेटिंग से रिलेटेड है, अगर फिजिकल सेटिंग में हो रहा है। टेक्निकल इक्विपमेंट कंसिडरेशन क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मोस्ट मॉडर्न प्रेजेंटेशन, हाउएवर टेक्निकल इशू कैन डिसरप्ट इवन मोर केयरफुल प्लानिंग प्रेजेंटेशन। टू अवॉइड ग्लिचेस इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल, यानी वही बात है कि टेक्निकल चीजें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर उसको टेस्ट कर लेना चाहिए। प्रोजेक्टर्स और स्क्रीन, इसके बारे में पता होना चाहिए। रेजोल्यूशन, ब्राइटनेस, फोकस सब कुछ सेट होना चाहिए। माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम प्रॉपर तरीके से टेस्ट होना चाहिए। फीडबैक यानी टेस्टिंग वगैरह के बाद होना चाहिए। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, इंश्योर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, सब प्रॉब्लम सो सब प्रोग्राम वगैरह जो है उसको एक बार एडवांस में रन कर लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्लिकर्स एंड पॉइंटर्स, चेक कंपैटिबिलिटी, बैटरी लाइफ वगैरह, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको देख लेना होता है कि भाई अगर कनेक्शन अचानक से चले जाए तो ऑफलाइन जो है बैकअप होना चाहिए। बैकअप इक्विपमेंट जैसे कि अडेप्टर्स, केबल्स और एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह। टेस्ट रन, प्रैक्टिस विद ऑल इक्विपमेंट बिफोर द इवेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इवेंट से पहले एक बार उसको टेस्ट कर लेना जरूरी है। ऑलवेज अराइव अर्लियर ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटेशन टू टेस्ट इक्विपमेंट अगेन एंड फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द लेआउट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंटेशन के दिन आपको हमेशा पहले ही आना होता है ताकि वो जो जगह है जहां आप प्रेजेंटेशन देंगे ना, वो माहौल, वो सेटिंग में आप प्रैक्टिस भी कर ले, चीजों को भी देख ले और आप फेमिलियर हो जाए, ताकि प्रेजेंटेशन के वक्त आपके लिए कुछ नया ना हो। अडॉप्टिंग टू वेन्यू लिमिटेशंस एंड एडवांटेज, अब अगर वेन्यू लिमिटेशंस कुछ है या एडवांटेज है तो उसको अडॉप्ट कैसे करेंगे? मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, एवरी प्रेजेंटेशन वेन्यू प्रेजेंट अ यूनिक चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। हर वेन्यू जहां पर होता है प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी भी होता है, कुछ यूनिक चैलेंज भी होता है। बीइंग एबल टू अडॉप्ट टू अ लिमिटेशंस एंड एडवांटेज ऑफ द वेन्यू इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग स्मूथ एंगेजिंग प्रेजेंटेशन। जाहिर सी बात है, हर चीज आपके हाथ में तो नहीं होता ना, तो आपको वो मैनेज करना पड़ता है। अब कुछ लिमिटेशंस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि स्पेस कंस्ट्रेंट, एडजस्ट मूवमेंट एंड विजुअल एड्स फॉर स्मॉलर लार्ज स्पेस, यानी छोटा या बड़ा जगह के लिए आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अक्यूस्टिक चैलेंजेस, जैसे कि माइक्रोफोन्स, एडजस्ट स्पीकर स्टाइल्स वगैरह, इस तरीके से। लाइटिंग कंडीशन को भी आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, विजुअल एड्स को डिफरेंट लाइट के लिए अगर अलग लाइट है। टेक्निकल लिमिटेशंस, प्रिपेयर ऑफलाइन वर्जन ऑफ योर कंटेंट, आपका जो भी कंटेंट है वो ऑफलाइन वर्जन में भी चलना चाहिए। लिमिटेड एंगेजमेंट ऑप्शंस, यूज डिजिटल टूल फॉर इंटरैक्शन, ठीक है। लिमिटेड ऑप्शन भी लिमिटेड हो सकता है, तो डिजिटल टूल को भी आप इस्तेमाल करिए जिससे आप इंटरैक्शन कर सके। लेवरेजिंग एडवांटेजेस, अब कुछ एडवांटेजेस है तो उसको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल लार्ज स्पेस है मूवमेंट के लिए तो स्टेज प्रेजेंटेशन करें आप। एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया एलिमेंट करें। इंटरैक्टिव लेआउट है तो इंकरेज डिस्कशन पार्टिसिपेंट करें। नेचुरल लाइट है तो क्रिएट अ वार्म इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर करें। मल्टीपल स्क्रीन है तो डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट साइमल्टेनियसली, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इन पर्सन वर्सेस वर्चुअल प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन पर्सन तो बहुत कम लोग आज के टाइम पे डिजिटल मॉडर्न टाइम में करते हैं, मोस्टली वर्चुअल प्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। अडॉप्टिंग टू डिफरेंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, अलग अलग प्रेजेंटेशन फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि आप उसको अडॉप्ट कर सके। प्रेजेंटेशन कम इन अ वेरियस फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में आता है। फॉर डिजिटल इन पर्सन टॉक टू विजुअल और हाइब्रिड सेटअप, यानी वर्चुअल या हाइब्रिड सेटअप हो, इन पर्सन या ट्रेडिशनल हो, ठीक है। यानी ट्रेडिशनल इन पर्सन मतलब जाके, वर्चुअल का मतलब पूरा ऑनलाइन, और हाइब्रिड सेटअप का मतलब मिक्स। ईच फॉर्मेट प्रेसिस्ट इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, और हर जो सेटिंग है, हर फॉर्मेट का अपना चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है, रिक्वायरिंग द प्रेजेंट
presenters to adopt their approach accordingly, और जो presenter है, जो present कर रहा है, उसको अपना approach को change करना होता है उसी हिसाब से। In person presentation का क्या सीन है वो देख लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? डायरेक्ट इंटरेक्शन विद ऑडियंस, ऑडियंस आपके सामने होता है। यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट, आप बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट आपका यानी पूरा का पूरा आप दिखते हैं ना, ऊपर से नीचे तक आपको वो दिख सकता है। ग्रेटर ऑडियंस इंगेजमेंट, ऑडियंस इंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। चैलेंजिंग क्या होता है? लिमिट रीच, यानी जो रीच है कितने लोगों तक वो पहुंचेगा वो लिमिटेड होता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे ऊपर हमने बताया ना फिजिकल सेटअप, वहाँ बहुत सारा लिमिटेड लिमिट्स या चैलेंजेस आ जाते हैं। वर्चुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? एडवांटेज, वाइडर रेंज, मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं और इजीली लोग इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टूल एंड प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग टूल्स आपको अलग अलग एडवांटेजेस देते हैं, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है। एबिलिटी टू रिकॉर्ड सेशन को रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है। अगर फिजिकल सेटिंग में आप रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे तो कैमरा सेटअप एक लोग लगेगा, उसका कॉस्ट, उसका खर्चा, वो सब भी पड़ेगा। चैलेंजेस क्या होता है? लिमिटिंग नॉन वर्बल क्लूज, नॉन वर्बल क्लूज यहाँ पर लिमिटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन लिमिटेड हो जाता है। आपका सिर्फ हाथ दिखता है, आपका सिर्फ गर्दन दिखता है, पूरा बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखता आपका, ठीक है। टेक्निकल इशू आ सकता है, तो जाहिर सी बात है फिर उसके वजह से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है। डिफिकल्ट एंगेजिंग ऑडियंस, ऑडियंस को एंगेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अपने मन मर्जी से कोई आएगा, कोई जाएगा, और भी बहुत सारा है कि ऑडियंस अपने घर में है तो वो एंगेजमेंट उस तरीके से नहीं होता। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेटिंग, अब अपना प्रेजेंटेशन को अडॉप्ट करना फॉर्मल और इनफॉर्मल में, वो देख लेते हैं हम लोग। द फॉर्मेलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन सेटिंग सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द स्टाइल, टोन एंड अप्रोच ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस हेल्प्स यू अडॉप्ट इफेक्टिवली टू वेरियस एनवायरनमेंट। यानी आपको पता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग में आपका पूरा अप्रोच, पूरा प्रेजेंटेशन का तरीका, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन सब बदल जाता है, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए फॉर्मल प्रेजेंटेशन में? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, प्रोफेशनल टोन होना चाहिए और डिटेल्ड प्रिपरेशन होना चाहिए, यानी प्रिपरेशन काफी डिटेल होना चाहिए आपका हर एक पॉइंट में। अडॉप्ट स्ट्रेटेजी क्या करेंगे? वेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एंटिसिपेट क्वेश्चंस आप उसमें ऐड करें और यूज प्रोफेशनल विजुअल्स इस्तेमाल करेंगे। इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए? रिलैक्स एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर उतना फॉर्मल नहीं, नॉर्मल होना चाहिए। कॉन्वर्सेशनल टोन होना चाहिए, जहां पर कोई एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप नहीं समझा रहे हो, कॉन्वर्सेशनल टोन है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने नोट्स से कुछ समझा रहे होते हैं, यानी जो वर्ड्स आप बोल रहे हो तो वो अपना ओन वर्ड होता है, एट द पॉइंट आप समझा रहे होते हैं, लेकिन एक लाइन आप लिखा होता है, तो वो मोस्टली इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन में आ जाता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, यूज हार्मोनीज एंड पर्सनल स्टोरीज, आप वहां पर हार्मोनीज इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल स्टोरी इस्तेमाल करते हैं, इनकरेज करते हैं डिस्कशन को उस डिस्कशन के बीच में ही, और विजुअल को भी सिंपल रखते हैं, ठीक है। लेट्स सम अप, हमने क्या क्या पढ़ा? काफी कुछ हमने इस पे पढ़ लिया बाय द वे। की टेक अवेज फ्रॉम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो अगर ये सब चीज आप अप्लाई कर ले, जिसको हमने यहाँ पर रैप अप कर दिया है शॉर्ट में, तो आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स कर सकते हैं। In this unit, we explore the key strategies for delivering effective presentation. We begin by understanding the importance of defining the purpose of presentation, whether it is informative, persuasive or inspirational. इसी तरीके से की पॉइंट हमने क्या कवर किया, एनालाइज किस तरीके से करेंगे ऑडियंस को, टेलर या कंटेंट टू द नीड, उनके नीड के हिसाब से बनाना, इंगेज करना उनको, और इंटरैक्टिव मेथड्स। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ एनालाइजिंग लोकल, अडॉप्टिंग टू फिजिकल एंड टेक्निकल लिमिटेशंस, leveraging venue advantage to enhance the presentation experience, or understanding how different formats such as in-person versus virtual and formal versus informal setting require a unique presentation and preparation and presentation. By mastering this aspect, जैसे आप इन एस्पेक्ट को मास्टर कर जाते हैं, प्रेजेंटर कैन क्रिएट इंपैक्टफुल, इंगेजिंग एंड सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। तो जो प्रेजेंटर है वो इंपैक्टफुल, इंगेजिंग और सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बना सकता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कंटेक्स्ट एंड द ऑडियंस। फिर इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई ऑडियंस कौन है और कॉन्टेक्स्ट क्या मिला आपको, आपके पास पूरा स्ट्रेटेजी है, कोई भी सिनेरियो डाल दो, कोई भी ऑडियंस डाल दो, मैं तो कर लूंगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यूनिट एक्सरसाइज, अब अपना स्किल्स को टेस्ट करने के लिए या अपना अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इनका जवाब दे पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका मतलब इस क्रैश कोर्स में आपने समझा है कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का क्या तीन मेन पार्ट है और वो आपस में कैसे डिफरेंस है, यानी उन टर्म्स में और पर्पस में और कंटेंट में उनमें क्या डिफरेंस है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द पर्पस ऑफ अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का पर्पस डिफाइन करना क्यों जरूरी है, एंड हाउ डज दिस इंपैक्ट टू द स्ट्रक्चर डिलीवरी, और स्ट्रक्चर डिलीवरी में कैसे ये इफेक्ट करता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को एनालाइज करने का प्रोसेस बताइए। व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन टेलरिंग कंटेंट टू ऑडियंस, जब ऑडियंस के हिसाब से हम लोग कंटेंट बनाते हैं क्या चीज ध्यान में रखना होता है। हाउ वी कैन प्रेजेंट एंगेजिंग द ऑडियंस इफेक्टिवली ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इस तरीके से व्हाट चैलेंजेस माइट अराइज फ्रॉम द फिजिकल सेटअप ऑफ वेन्यू एंड हाउ कैन प्रेजेंटर अडॉप्ट दिस लिमिटेशंस। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ वर्चुअल प्रेजेंटेशन कंपेयर्ड टू इन पर्सन प्रेजेंटेशन। हाउ डज अ फॉर्मेलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन सेटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्फ्लुएंस स्टाइल एंड टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन।
presentation. Why it is important to familiarize yourself with the technical equipment in the presentation when you before the event. इसी तरीके से what strategies can be used to address audience concern and question during a presentation. How does the physical environment of a venue affect the overall success of a presentation? ठीक है, तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोग इनका जवाब इजीली दे पाएंगे. ठीक है, these exercise will help reinforce your understanding of effective presentation skills and prepare you to apply them in a professional context. So that's it for today's video या today's crash course. आज हमने डिटेल में समझा और ये एडवांस लेवल पे हमने समझ लिया, यानी प्रेजेंटेशन का हर पॉसिबल सिनेरियोज हमने समझ लिया. अब प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में और कुछ भी नहीं पढ़ना हमें, हमने सब पढ़ लिया जो भी हमें पढ़ना था. यानी जितने भी एडवांस स्ट्रेटजीज और तरीका थे जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था और जो बचा हुआ था वो आज हमने पढ़ा अलग अलग एस्पेक्ट से, तो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अंदर आ गया. और इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स हम लोग एडवांस लेवल पे इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो राइटिंग स्किल्स चाहिए होता है, राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होता है, और जब इसको डिलीवर कर रहे होते हैं तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होता है. और क्योंकि आप विजुअल एड्स और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इसको वर्चुअल दे रहे हैं, इन पर्सन नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर डिजिटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो गया. तो एक तरफ से देखा जाए तो जो चार बड़ा फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सब रियल वर्ल्ड में मिक्स हो जाता है आज मॉडर्न डे में जब हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये हम लोगों ने एडवांस लेवल पे पढ़ा है. तो अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, इस वीडियो को लाइक भी करना और इस वीडियो को शेयर भी करना.